हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू शर्मा एंड वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2021 पेपर 1 का मैथ पार्ट। और अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने सीडीपी हिंदी, इंग्लिश और ईवीएसओ के वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो प्लीज़ गो एंड वॉच। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following is least likely to impact teaching learning in mathematics? तो गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो चलिए एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले है कि मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। तो इससे न्यूनतम प्रभाव नहीं होता बल्कि बढ़ता है। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि और मूल्यांकन के परिणामों में के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। तो छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देने से शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें प्रभाव न्यूनतम पड़ता है, मतलब कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। रोहित रियलाइज दैट स्क्वायर इज बोथ अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल। ही इज एट व्हाट स्टेज ऑफ वैन हील विजुअल थिंकिंग? तो रोहित ने अनुभव किया कि वह वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो कौन से? तो वैन हील ने, अगर आपने पढ़ा होगा तो उनके टोटल 4 लेवल थे, मतलब थे टोटल 5, लेकिन फर्स्ट लेवल को उन्होंने 0 माना था, इसलिए उनको 4 बोला जाता है। तो लेवल 0 से लेके लेवल 4 तक थे उनके पास। तो इनमें से ये रहेगा स्तर 2 यानी कि रिलेशनशिप। लेवल 2 रिलेशनशिप के अंडर ये आता है, जहाँ पे उसको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ जाती हैं, वो दो चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित करना सीख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, द सम ऑफ एनी टू वॉल नंबर इज ऑलवेज अ वॉल नंबर। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ वॉल नंबर इज रेफर्ड टू एज। तो क्या बोला उन्होंने कि इन्हीं दो संपूर्ण संख्याओं का योग एक संपूर्ण संख्या ही होता है, पूर्ण संख्या ही होता है। तो पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो इसको कौन सा गुण बोला जाता है? इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि समवर्क गुण। ठीक है, जहाँ पे ये समझ में आता है कि दो जो पूर्ण संख्याएं हैं अगर उनको जोड़ेंगे तो भी जो हमें प्राप्त होगी वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, देख लीजिए इसको। हाँ, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग इज इनकरेक्ट? मीन्स गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सबसे पहले है नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण के से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। तो ये बात तो सही है कि आप उनका जो मैथमेटिकल नॉलेज है उसको क्रिएट कर सकते हो, कैसे? और पैटर्न के ऑब्जर्वेशन से और जनरलाइजेशन से। दूसरा है कि गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये भी सही है कि गणित के ज्ञान के सर्जन के लिए आपको क्या करना होता है? नेगोशिएट करना होता है, आर्ग्यूमेंट करने होते हैं। ठीक है, नंबर 3 है हमारे पास कि गणित अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। तो ये भी सही है कि एक सोशल प्रोसेस है जिसमें कि डायलॉग जरूरी है। नंबर 4 है हमारे पास गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। तो यही इसका कथन सत्य नहीं है, क्योंकि गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की भूमिका भी होती है, लेकिन इसने लिखा कि नहीं है, इसलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग नंबर एट प्राइमरी लेवल? मीन्स कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो सबसे पहले आपको दिया है कि संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये बात तो सही लग रही है कि संख्याओं की अंतर्दर्शी को
प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरे है संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें जो नंबर शुड बी टॉट इन सीक्वेंस, नंबर सिखाने हैं आप कैसे भी सिखा सकते हो, स्किप में भी सिखा सकते हो, टेबल के रूप में भी सिखा सकते हो। ज़रूरी तो नहीं कि आप उनको एक अनुक्रम में ही उनको सिखाओ। तो चलिए आगे देखते हैं। गणना से पहले संख्याओं के संख्यांक रूप में लिखना सीखना चाहिए। ये भी कोई जरूरी नहीं है। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि ऑर्डर रिलेवेंस ऑफ नंबर्स शुड बी एनकरेज्ड। यस, जिनको अपने एक देसी भाषा में बोलते हैं ना कटमा, कि आपने बीच में से कहीं से भी कोई भी नंबर बोला और वो बच्चे को लिखना आना चाहिए। मीन्स उनको इर्रेलेवेंस नंबर्स का भी पता होना चाहिए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए और डी। मीन्स ये भी सही है और ये भी सही है, ये दोनों सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है, तो एक बार इनके ऑप्शन देख लीजिए। उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, तो ज़रूरी नहीं है कि हम मैथ इसलिए पढ़ाते हैं कि वो हायर स्टैंडर्ड में भी जाके पढ़ें और मैथ से ही कोई रोजगार प्राप्त करें। दूसरा है प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करवाना, यानी कि प्रोमोटिंग द और प्रिपेयरिंग फॉर टेक्नोलॉजी, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। नंबर 3 है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, ये सही है। और नंबर 4 है परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना या डेवलपिंग राइगर्स इन कैलकुलेशन। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कैलकुलेशन को ही वो करने के लिए, डेवलप करने के लिए मैथ सिखाते हो। हम मैथ क्यों सिखाते हैं कि बच्चे जीवन के अनुभवों का, उनके जीवन के अनुभवों का वो भाग बने, मीन्स कि वो उसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये जो नॉट वाले क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया है कि गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सबसे पहले है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, कल्पना की आवश्यकता तो होती है। हम बच्चों को जब कुछ समझाते हैं तो बोलते हैं कि आप मान लो कि आप शॉप पे गए, आपने वहाँ से ये ख़रीदा, तो कल्पना तो ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं कि कल्पना की आवश्यकता ही नहीं है। चलो आगे के ऑप्शन और देख लेते हैं। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ये तो सही है। गणित ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, ये भी सही है कि आपके आर्गुमेंटेशन स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। फिर उसके बाद है गणितीय संकल्पनाओं के प्रकृति श्रेणीबद्ध है, कि जो मैथमेटिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हियरार्किकल इन नेचर में हियरार्किकल होते हैं, मीन्स वो श्रेणीबद्ध तरीके से चलते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा, जो इसका उत्तर होगा कि जो कथन सत्य नहीं है वो है नंबर 1। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है 38, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पेशल थिंकिंग रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स। यानी कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसी विद्यार्थी के त्रिविम विवेचन विकसित होने की संख्या सर्वाधिक संभावना है। तो सबसे पहले चौपट आकृतियों को पहचानना, सेकंड है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, थर्ड है एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना और सुडोकू पहेली को हल करना। तो अगर बात की गई है स्पेशल थिंकिंग के लिए तो उसके लिए होता है आपका आइडेंटिफाइंग टेस्लिंग फिगर्स, यानी कि चौपड़ आकृतियों को पहचानना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। अगर बच्चों को फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझाना है तो इनमें सबसे कौन सा बेस्ट तरीका रहेगा, तो वो होगा आपका किजेलियनियर छड़ें, यानी कि इनको बोलते हैं किजेलियनियर रोड्स भी बोलते हैं। तो इनके थ्रू आप बच्चों को फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज इन ऑर्डिनल सेंस। तो आपको बोला गया है कि इन निम्नलिखित कथनों में से किस में संख्या 3 का प्रयोग कर्म सूचक भाव में किया है।
तो कर्म सूचक होता है जहाँ पे आपको कर्मागत चीज़ों को बताया, जैसे 1 2 3 ऐसे आपको समझाया जाए। तो प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, तो इसमें कर्म के तो सूचक शब्द का तो कोई प्रयोग ही नहीं हुआ। फिर दूसरा है, एक डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। उसके बाद है आपके पास, वेट करो, हाँ ओके, उसके बाद है आपके पास, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। और लास्ट में है, दिस हाउस हैज़ 3 रूम्स, मीन्स इस घर में 3 रूम हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 3, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, यानी कि उसमें मंजिलें क्या हैं, कर्मागत रूप में है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी भी मंजिलें हैं तो वो क्या हैं, कर्मागत रूप में हैं। तो इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा कि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो मीन्स हमें इनको पढ़ के शुद्ध कथन को पहचानना है। तो सबसे पहले है, परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। जी नहीं। किसी आकृति का आकार उसके परिणाम का निर्धारण करता है। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान हो तो उनका परिमाप समान होगा, ये जरूरी नहीं है। 2 आकृतियों, एक मिनट, हाँ, 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल भी समान होगा, ये भी सही नहीं है। तो हमारे पास सही आंसर है कि किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, यानी कि द शेप ऑफ फिगर डिटरमाइन द पेरीमीटर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिकल कैरिकुलम। तो मैथमेटिक्स के कैरिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन शुद्ध कथन है, उसको हमें पहचानना है। तो पहले हम ये सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें ऋणात्मक संख्याओं की कल्पनाओं का जो परिचय है वो प्राथमिक स्तर पर नहीं देना जरूरी है। दूसरा है, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। और उसके बाद है कि भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, ये भी सही नहीं। तो हमारा आंसर होगा ये कि द फाउंडेशन ऑफ एल्जेब्रिक थिंकिंग कैन बी लेड एट प्राइमरी लेवल, मतलब बीजगणितीय विचारों की जो नींव है वो हम प्राथमिक स्तर पर भी डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल एट प्राइमरी लेवल। मीन्स कि प्राथमिक स्तर पर किसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, त्रिभुज की अवधारणाओं का परिचय के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानना है। तो सबसे पहले, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। ये वैसे ही गलत हो गया, ऐसे थोड़ी होता है कि आप एक ही आकृति दिखाओ दूसरों से दूर रखो। दूसरा है, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करानी चाहिए। उसके बाद है, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। और लास्ट वन है हमारे पास संभ्रांतियों से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज की ही प्रस्तुत करने चाहिए। तो ऐसे तो नहीं कि हम समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत करेंगे या सिर्फ उसकी परिभाषा दे देंगे या दूसरी आकृतियों से दूर रखेंगे। बच्चों को जब भी हम त्रिभुज का कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो उसको त्रिभुज के साथ साथ अन्य आकृतियाँ भी उसके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, इन अ डिवीजन सम द डिवीजर is 5 times the quotient and twice the remainder. If the remainder is 5, what is the number? तो एक बार हिंदी में भी देख लो। तो क्या बोला है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है। ठीक है, तो भाजक कौन सा होता है? भाजक होता है जिसको आप बोलते हैं डिवीज़र, जो कि डिवाइड करता है। ठीक है, और भागफल होता है आपका कोशेंट। ठीक है, और शेषफल होता है आपका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आपको दे दिया है 5 है और जो भाजक है वो रिमाइंडर का 2 गुना है, तो डिवीजर आपका 10 हो गया। और भागफल है जो वो भागफल का 5 गुना है। तो एक तो देखो आप कैसे पता चल गया, इसका 5 गुना है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। कितना हो जाएगा? 2। तो ये हमारी वैल्यू बन गई, कितनी बन गई?
कि ये देखो आपने ये बना दी, तो हम ये ऐसे बनाते हैं जैसे मैंने दिखा रखे हैं। ये हो गया डिवीज़र, ये कोशेंट, और ये होगा आपका रिमाइंडर। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 10 2 जा 20 और प्लस 5 25। तो हमारी जो वैल्यू होगी, जो नंबर होगा, वो होगा हमारा 25। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज़ 20। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो कि क्रमागत होते हैं, क्रम के अनुसार चलते हैं, ठीक है। उनका योग बताया है 20 है। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो अब आपको बताना है कि जो पहले 3 नंबर होंगे उनका सम क्या होगा। तो अब देखो, अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हैं तो आप मान लो ना, लेट्स फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपने x माना, तो फिर आपकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4। ये आपके 5 नंबर हो गए। तो जब इनको ऐड करोगे तो 1 2 3 4 5x और प्लस में हो जाएगा आपके पास 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और इन दोनों का योग कितना है 20। तो आप देख लो यहाँ से 5x इक्वल टू आ जाएगा, ये 10 वहाँ माइनस हो जाएगा 10 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपको फिर निकालना है कितने उनका योग कितना होगा। तो फर्स्ट 3 नंबर ऑब्वियसली x, दूसरा कौन था x प्लस 1, तो उसको ऐड कर दो, प्लस x प्लस 2 और वो कितना हो जाएगा। तो x की वैल्यू रख दो, 2 आई थी, 2 2 2, देख लो 2 ये 3 ये और 4 ये, तो 2 प्लस 3 प्लस 4, ये टोटल हो जाएगा आपका आंसर 9। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट के 15 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।